सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का। उसके ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे, 15 एंड 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं इस सब्जेक्ट के। इंश्योरेंस सब्जेक्ट के तो ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड बैंकिंग के भी हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद हम इंश्योरेंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अगर वीडियो पसंद आती है और देखते हो तो लाइक करके इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, या जिसने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके। एंड चैनल को विजिट कर सकते हो, वहाँ पे अलग अलग सेमेस्टर्स के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स किए हुए हैं एंड रिविजन वीडियोस भी की हुई हैं। और ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इसमें हम जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। और जो टेलीग्राम का लिंक होता है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले उसको वहाँ सेंड कर दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ बैंकिंग ombudsman। तो ये जो आपको चैप्टर है यहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं कि बैंकिंग ombudsman क्या होता है और पावर और ड्यूटीज उसके बताइए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पावर और ड्यूटीज आपको पूछी गई है बैंकिंग ombudsman की। तो क्या बोल रहे हैं कि द बैंकिंग ombudsman इज एन अथॉरिटी। तो क्या है, ये अथॉरिटी है जिसे इस्टेब्लिश किया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, एड्रेस करने के लिए कंप्लेंट्स जो भी होती है कस्टमर की बैंक के अगेंस्ट। तो कस्टमर्स की अगर कुछ कंप्लेंट्स होती है बैंक के अगेंस्ट, तो उसको कौन एड्रेस करेगा, कौन टैकल करेगा, कौन सॉल्व करेगा, रिजॉल्व कौन करेगा। तो उसके लिए एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है बैंकिंग ombudsman। ठीक है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इस्टेब्लिश किया है। आगे देखते हैं हम इसकी पावर्स ऑफ द बैंकिंग ombudsman। तो सबसे पहली पावर है इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स। कह रहे जो ombudsman है इनके पास अथॉरिटी होती है कि ये रिसीव और इन्वेस्टिगेट करेंगे कंप्लेंट्स को जो भी रिलेटेड है टू डेफिशिएंसीज इन बैंकिंग सर्विस। अगर कोई कस्टमर है उसे लगता है कि बैंकिंग सर्विस की डेफिशिएंसी हुई है, उसको अच्छे से नहीं मिली, तो वो कंप्लेंट अगर डाल रहा है तो उसको उस कंप्लेंट को रिसीव करना एंड उस पर फिर इन्वेस्टिगेट करना, इसकी अथॉरिटी होती है ombudsman की। ठीक है, नेक्स्ट है पावर पास अवार्ड्स ऑर्डर, या अवार्ड जो मतलब ऑर्डर को पास करना। तो क्या बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स, कह रहे जो भी उन्हें लगा, जो भी उनको, जो उन्होंने फाइंड वगैरह किया, इन्वेस्टिगेशन की जो भी फाइंडिंग निकली, उसके बेसिस पे जो ombudsman है वो पास कर सकते हैं ऑर्डर, डायरेक्ट कर सकते हैं वो बैंक को, मतलब कुछ बोल सकते हैं बैंक को जो भी उनको डायरेक्शन देनी है कि आप प्रोवाइड करो कंपनसेशन और रिजॉल्व करो इशू को जो भी हुआ है। थर्ड है हमारा सेटलमेंट बाय एग्रीमेंट। जो ombudsman होते हैं ये क्या है, मेडिएट करते हैं कंप्लेंट्स, ठीक है, बैंक और जो भी पर्सन है उसके बीच में। तो जो ombudsman कैन मेडिएट बिटवीन द कंप्लेंट, जिसने कंप्लेंट की है वो एंड जो बैंक है, ठीक है, इनके बीच में, मतलब कि उनको एक म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन पे लाते हैं, सो दैट क्या है जो भी इशू है वो क्या हो जाए, इजीली खत्म हो जाए। फिर है समन बैंक ऑफिशियल्स। कह रहे हैं ombudsman क्या है, समन कर सकते हैं जो भी रिप्रेजेंटेटिव है बैंक के, और उन्हें बुला सकते हैं प्रोवाइड करने के लिए इन्फॉर्मेशन, सो दैट क्लैरिफाई हो जो भी मैटर है कंप्लेंट से रिलेटेड। फिर है एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स। जो ombudsman है इनके पास राइट होता है कि एग्जामाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स की, रिकॉर्ड्स की, इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, जो भी नेसेसरी होते हैं उस कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए। मान लो कोई कंप्लेंट आई है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ombudsman के पास राइट होता है कि वो क्या है, इन सबको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फोर्स अवार्ड्स। कह रहे ombudsman क्या है, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं बैंक को कि आप इंप्लीमेंट करो अवार्ड्स को, ठीक है, फेलिंग विच पेनल्टीज में भी इम्पोज, और अगर नहीं किया तो क्या है, पेनल्टीज भी इम्पोज कर दी जाती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपसे पूछा था ड्यूटीज ऑफ बैंकिंग ombudsman क्या होती है, तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला है एड्रेस कंप्लेंट्स। तो रिजॉल्व करना होता है कस्टमर की कंप्लेंट्स को जो भी उनकी बैंक के अगेंस्ट आई है, ठीक है, सर्विस से रिलेटेड, चाहे वो ट्रांजैक्शन में डिले हुआ हो, या कोई इशू हुआ हो लोन के साथ, एडवांस के साथ, या नॉन इशुएंस ऑफ क्रेडिट या डेबिट कार्ड, अगर कस्टमर बोल रहा है पर उसको इशू नहीं हुआ, या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन या फिर फ्रॉड हुआ है। तो ये सारी की सारी जो भी कंप्लेंट्स होती है इनको एड्रेस किया जाता है बैंकिंग ombudsman के द्वारा। नेक्स्ट है इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस। ये प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बैंकिंग ऑपरेशंस में और कस्टमर के इंट्रैक्शन में। तो क्या ड्यूटी है बैंकिंग ombudsman की, कि इंश्योर करे कि फेयर प्रैक्टिसेस चल रही है। फिर है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। ये एक्ट करता है एक इंटरमीडियरी की तरह, सो दैट ये क्या है, हेल्प कर सके जो भी बातचीत होती है जिसने कंप्लेंट की है वो एंड बैंक के बीच में।
नेक्स्ट है प्रोवाइड फ्री सर्विसेज। ऑम्बड्समैन सर्विसेज क्या है, प्रोवाइड की जाती है एट नो कॉस्ट टू कस्टमर, इंश्योरिंग, इससे इंश्योर रहता है कि जो एक्सेसिबिलिटी है वो सबके पास हो, ठीक है। कुछ अगर किसी किसी केस में अगर कोई परसेंट ऑफ फीस वगैरह होगी फॉर्म की या कुछ की, वो बात अलग है, पर जो मेनली सर्विस होती है वो उसकी बात करें। फिर है एजुकेट कस्टमर्स, ये स्प्रेड करते हैं अवेयरनेस, ठीक है। ऑम्बड्समैन स्कीम्स के बारे में बताते हैं कस्टमर्स को कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप क्या है इस स्कीम के अंदर क्या है कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो अवेयर भी करते हैं ये, क्योंकि कुछ लोगों को अगर नहीं पता तो उनको क्या है एजुकेट भी करते हैं, एंड कैसे कस्टमर क्या है अपने जो भी मैटर है उसको रिजॉल्व कर सकता है वो भी ये क्या है बताते हैं। नेक्स्ट है सबमिट रिपोर्ट्स, ये प्रोवाइड करते हैं पीरियोडिक रिपोर्ट्स आरबीआई को, ठीक है। कंप्लेंट का क्या स्टेटस चल रहा है, जो भी मतलब हमने कितनी सॉल्व कर लिया, बेसिकली कैसे किया है, और ये रिकमेंडेशन भी देते हैं कि कैसे आप इस एरिया में क्या है और इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बैंकिंग सर्विस में कैसे इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग, एक्सप्लेन द आरबीआई गाइडलाइंस ऑन इंटरनेट बैंकिंग। तो ये भी क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स में ही आया है कि इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है एंड आरबीआई की गाइडलाइन बताओ इंटरनेट बैंकिंग के रिगार्डिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग को हम ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं, नेट बैंकिंग भी बोलते हैं। बेसिकली ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जो अलाउड करता है कस्टमर को कि आप एक्सेस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट को इंटरनेट के थ्रू। ये आपको अनेबल करता है, ये आपको मतलब कि हेल्प करता है कि आप क्या अलग अलग वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और सर्विसेज का क्या बेनिफिट उठा सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। लाइक आप ट्रांसफर करना है फंड वो कर सकते हो, बिल्स को पे कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट है जो बैंक अकाउंट है उसका जो बैलेंस है वो चेक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है। अकाउंट की स्टेटमेंट देख सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, एफडी में। इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करती है आपको कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी एंड 24/7 सर्विस विदाउट नीडिंग। आपको कोई जरूरत नहीं है आप बैंक की ब्रांच में जाओ, आप क्या है कभी भी कहीं भी कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग का मीनिंग है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे आपसे पूछा था कि आरबीआई की गाइडलाइन क्या है इंटरनेट बैंकिंग में। तो कह रहे हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन वो इशू करता है स्पेसिफाइड गाइडलाइंस सो दैट इंश्योर रहे कि सिक्योरिटी, एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी है जो इंटरनेट बैंकिंग की वो मेंटेन रहे। तो देखते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी एंड स्कोप की बात करें तो बैंक मस्ट ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू ऑफर इंटरनेट बैंकिंग। जो भी बैंक इंटरनेट बैंकिंग क्या है प्रोवाइड कर रहा है उसको सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई का। नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज कैन बी ऑफर्ड बाय शेड्यूल्ड बैंक, कमर्शियल बैंक, आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। कह रहे इंटरनेट बैंकिंग ये प्रोवाइड कर सकते हैं सारे टाइप्स ऑफ बैंक पर कुछ कंडीशंस के साथ। फिर है सिक्योरिटी गाइडलाइंस, तो ऑथेंटिकेशन, कुछ सिक्योरिटी गाइडलाइंस भी इशू की है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन है बैंक को इम्प्लीमेंट करना चाहिए टू फैक्टर ऑथेंटिक, जो भी ऑथेंटिकेशन होती है सिक्योर करने फॉर सिक्योर एक्सेस लाइक पासवर्ड, ओटीपी, ये सब। फिर है इंक्रिप्शन, क्या है जितना भी सेंसिटिव डाटा है वो ट्रांसमिट किया जाएगा ओवर द इंटरनेट, जो भी है वो क्या है इंक्रिप्ट होना चाहिए यूज़ करके सिक्योर प्रोटोकॉल्स होते हैं जो। फिर है फ्रॉड डिटेक्शन, बैंक को इंप्लीमेंट करना है ऐसा सिस्टम जो कि मॉनिटर और डिटेक्ट करे कि कोई फ्रॉडलेंट या सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, तो सिक्योरिटी गाइडलाइंस भी इशू की है। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर अवेयरनेस एंड एजुकेशन। बैंक क्या है एजुकेट करता है कस्टमर को सेफ इंटरनेट बैंकिंग प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं सो दैट वो अवॉइड कर सके कोई भी स्कैम या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे वो क्या है बच सके, एंड ये जो भी अपनी जो प्रोटेक्ट कर सके लॉगिन डिटेल्स होती हैं। बैंक शुड प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑन रिपोर्टिंग अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन, तो बैंक है वो ये भी गाइडलाइन इशू करे या फिर प्रोवाइड करे अपने कस्टमर्स को कि आप रिपोर्ट कर सकते हो अगर कोई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हुई है आपके अकाउंट से। फिर है ट्रांजैक्शन लिमिट, बैंक शुड सेट, जो बैंक है वो क्या है सेट करे ट्रांजैक्शन लिमिट इंटरनेट बैंकिंग की, जो भी जिस इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप क्या है कोई पैसा इधर उधर वो कर रहे हो तो इसकी एक लिमिट सेट होनी चाहिए ऑन कस्टमर प्रोफाइल एंड रिस्क असेसमेंट के लिए। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में रिक्वायर होना चाहिए एडिशनल वेरिफिकेशन हो जाए, ठीक है, चाहे वो बायोमेट्रिक हो, कंफर्मेशन हो या फिर कॉल बैक प्रोटोकॉल हो। फिर है कंप्लेंट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, बैंक को इस्टेब्लिश करना चाहिए एक ऐसा अच्छा सा सिस्टम सो दैट अगर कस्टमर की कोई कंप्लेंट है तो वो जल्दी जल्दी एड्रेस हो जाए इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट है इशू मस्ट बी रिजॉल्व, कोई भी इशू है उसे रिजॉल्व कर देना होता है एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम डाटा प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। कह रहे बैंक को अडेयर करने चाहिए स्ट्रिक्ट डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज सो दैट सेफ गार्ड रहे कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन है। कोई सेंसिटिव जो डाटा होता है कस्टमर से रिलेटेड उसको क्या है शेयर नहीं करना थर्ड पार्टी को। एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑडिट, कह रहे बैंक को रिक्वायर्ड होता है कि वो कंडक्ट करे पीरियोडिकली अपना रिस्क असेसमेंट और ऑडिट इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड। एंड अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जाता है खराब, ठीक है, डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान होना चाहिए अगर हैंडल करने के लिए साइबर अटैक्स या फिर टेक्निकल फेलियर अगर आ जाए तो। फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर अगर हम कर रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू तो बैंक को कंप्लाई करने चाहिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड आरबीआई की रेगुलेशंस, जो भी गाइडलाइंस यहाँ लिखी हैं वो। एंड रिपोर्टिंग टू आरबीआई, बैंक को रेगुलरली रिपोर्ट देनी चाहिए इंटरनेट बैंकिंग एक्टिविटी की, चाहे वो सिक्योरिटी वाला
मैटर हो, चाहे वो कस्टमर की कंप्लेंट हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हो। फिर है मोबाइल बैंकिंग इंटीग्रेशन। बैंक ऑफर करता है मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस हो इंटरनेट बैंकिंग की जैसी। तो कंक्लूजन देख ले तो आरबीआई की गाइडलाइंस भाई इंश्योर करती है कि इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज क्या है, सिक्योर हो, यूजर फ्रेंडली हो, रिलायबल हो। एंड ये जो भी मेजर्स हमने पढ़े, इससे ये रहता है कि हाँ भाई जो कस्टमर है उसका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहेगा। एंड हम प्रमोट भी करते हैं डिजिटल बैंकिंग इंडिया में, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है। डिटेल में आपको आया था फंक्शंस ऑफ आरबीआई कि आरबीआई के क्या फंक्शंस है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो देखते हैं कि कैसे करना है। तो आपको कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में, या फिर पर्टिकुलरली आपको सारे मतलब फंक्शंस पूछ लिए जाएंगे 15 मार्क्स में। तो कैसे करना है देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई का एक्ट है 1934, पर ये इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। ये हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का। इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि इसे रेगुलेट करना है फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम को, एंड इंश्योर करना है कि हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे और ग्रोथ होती रहे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है इशूअर ऑफ करेंसी। आरबीआई के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो इशू करता है करेंसी नोट्स को, ठीक है, इंडिया में, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स जो कि इशू किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ये इंश्योर करता है कि एडिक्वेट सप्लाई है जो करेंसी की वो होती रहे, जो भी डिमांड है इकोनॉमी में वो मीट होती रहे, ठीक है। सेकंड है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आरबीआई एक्ट करता है एज अ बैंकर गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये क्या है, बैंकर एजेंट है सेंट्रल बैंक का और स्टेट बैंक का। जैसे ये मेंटेन करता है उनके अकाउंट, आरबीआई जो सेंट्रल बैंक होता है जो किसी भी कंट्री का, वो हैंडल करता है गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, मैनेज करता है पब्लिक डेट को, एंड प्रोवाइड करता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ को। फिर है मैनेज बोरोइंग। ये मैनेज भी करता है गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ है। फिर है एडवाइजरी रोल। ये एडवाइस भी करता है गवर्नमेंट को मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ में, ठीक है। फिर थर्ड है रेगुलेटर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई फॉर्मुलेट करता है और उसे इंप्लीमेंट भी करता है फिर आगे जाके मॉनेटरी पॉलिसीज को, सो दैट कंट्रोल में रहे इन्फ्लेशन और स्टेबलाइज रहे करेंसी एंड प्रमोट हो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे रेपो रेट के थ्रू, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू क्या है वो लिक्विडिटी को मैनेज करता है। कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर के थ्रू क्या है वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करते हैं, बाय सेल करते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, सो दैट हम क्या है मनी के फ्लो को रेगुलेट कर सके। तो ये कुछ उसके टूल्स हैं। फिर है सुपरवाइजर ऑफ बैंक्स। रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है ये बाकी बैंक्स को, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर, जिससे इंश्योरिटी रहे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। ये मॉनिटर करता है कि कंप्लायंस कर रहे हैं सारे के सारे नॉर्म्स, ठीक है, लाइक वो कैपिटल एडिक्वेसी एंड एसेट क्वालिटी जो भी नॉर्म्स हैं इनके रिगार्डिंग वो फॉलो कर रहे हैं बाकी बैंक्स। ये ग्रांट करता है लाइसेंस बैंक्स को एंड अप्रूव करता है ओपनिंग ऑफ ब्रांच अगर किसी को खोलनी है। ये इंश्योर करता है कि जो कस्टमर की प्रोटेक्शन है वो बनी रहे। किसके थ्रू, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं इसने, लाइक बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम हो गया जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा। फिर है रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। इंश्योर करता है कि स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट रहे फाइनेंशियल सिस्टम में। ये रेगुलेट्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गया, पेमेंट बैंक्स हो गए। ये मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है रिस्क को फाइनेंशियल सिस्टम में जो होते हैं एंड प्रिवेंट करता है क्राइसिस को। फिर है प्रमोटर ऑफ डिजिटल एंड पेमेंट सिस्टम। ये डेवलप और रेगुलेट करता है ऐसा पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर। ओवरसी करता है ये प्लेटफॉर्म्स को, लाइक आरटीजीएस ये हो गया, एनईएफटी हो गया, यूपीआई हो गया, कार्ड नेटवर्क हो गया। ये इंकरेज करता है कि इनोवेशन होती रहे डिजिटल बैंकिंग में, ठीक है। फिर है बैंकर्स बैंक। ये एक्ट करता है बैंकर्स टू द कमर्शियल बैंक। कैसे, ये प्रोवाइड करता है उनको शॉर्ट टर्म लोन, ये उनका बैंक है बेसिकली, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म लोन, उनको लिक्विडिटी सपोर्ट देता है। ये एक्ट करता है एक लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो उस टाइम पे। ये मेंटेनिंग द सीआरआर फॉर बैंक्स, और ये क्या है बोलता है कि सीआरआर क्या है, बैंक को मेंटेन करके रखना है। फिर है क्रेडिट कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट कंट्रोल। तो ये इंप्लीमेंट करता है कुछ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, सो दैट ये रेगुलेट कर सके जो भी फ्लो है क्रेडिट का हमारी इकोनॉमी में। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या हो गए, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। एंड क्वालिटेटिव टूल्स क्या हो गए, मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, क्रेडिट राशनिंग हो गया, ठीक है। तो कंक्लूजन देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेन करने में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारी इंडियन इकोनॉमी की। ये बैलेंस करके रखता है रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड सुपरवाइजरी रोल। ये इंश्योर करता है कि जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या है, ग्रो होता रहे, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था सीटीएस क्या होता है, इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट आपका ये आया था चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है, आपको बताना था यहाँ पे, तो देख लेते हैं।
कह रहे चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसे हम CTS भी बोलते हैं, इज एन इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम। ये क्या है? एक इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम है जो कि इंप्लीमेंट किया गया है RBI के द्वारा, सो दैट इन्हांस हो एफिशिएंसी और सिक्योरिटी चेक की प्रोसेसिंग की। कह रहे इंस्टेड ऑफ फिजिकल ट्रांसफरिंग चेक, कह रहे फिजिकली जैसे हम ट्रांसफर करते हैं ना चेक को बैंक के बीच में जो होता है, CTS में क्या होता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक स्कैन्ड चेक की इमेज का, मतलब एक चेक है तो उसकी क्या है, इमेज ले लिया जाएगा, स्कैन्ड चेक की इमेज ले लिया जाएगा, ठीक है। इसका डिजिटल ट्रांसमिशन किया जाएगा एंड रिलेटेड डाटा जो भी है इसको क्या है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की जाएगी। किसकी? चेक की इमेज ली जाएगी, ठीक है, फिर स्कैन्ड इमेज ले ली जाएगी। कह रहे इसको इंट्रोड्यूस किया था 2010 में, ग्रेजुअली क्या है ये इंडिया में आया था। फिर सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द टाइम, इससे होता क्या है, रिड्यूस होता है टाइम जो भी रिक्वायर्ड होता है चेक के क्लियरेंस में, उसको और जो ये टाइम है इसको कम कर दिया। क्योंकि तो बेसिकली अगर आप जो ये चेक है, चेक की क्लियरिंग होती है, सेटलमेंट होती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी स्कैन इमेज ले लेंगे और वो फिर क्या है, इधर उधर डिजिटल ट्रांसमिशन होगी, जिससे क्या होता है, टाइम बचता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो चेक डिपॉजिट, जैसे कस्टमर है वो चेक मतलब वो उसको रिक्वायर होता है कि वो क्या डिपॉजिट करे चेक अपने बैंक की ब्रांच में। अब क्या इमेज को कैप्चर किया जाएगा, बैंक ना स्कैन करेगा वो चेक को एंड क्रिएट करेगा एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज उसकी, फ्रंट की भी और बैक की भी, अलॉन्ग विद MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के साथ, कोड एंड अदर डिटेल्स होती है जो वो सब। फिर डाटा ट्रांसमिशन, कह रहे जो चेक इमेज है और डिटेल्स है उसे ट्रांसमिट कर दी जाएगी क्लियरिंग हाउस को, एंड देन वो क्या है टू द ड्राई बैंक को जाएगा। फिर है वेरिफिकेशन एंड क्लियरेंस, तो ड्राई बैंक है वेरीफाई करेगा आगे जाके फिर उस चेक को, डिटेल को इलेक्ट्रॉनिकली, एंड जो फंड है वो फाइनली ट्रांसफर हो जाएगा उस अकॉर्डिंग। बेनिफिट्स देख लेते हैं इसके। तो फास्टर क्लियरेंस हो रही है इसमें, एलिमिनेट हो रहा है जो भी फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन होती थी चेक की इधर उधर, वो खत्म हो रही है यहाँ पे। कस्टमर रिसीव कर लेता है फंड बहुत जल्दी, क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, तो सामने वाला भी क्या है, जो भी चेक में अमाउंट है वो भी जल्दी रिसीव कर लेगा। फिर इनहांस सिक्योरिटी, कह रहे इससे रिड्यूस होता है जो भी रिस्क ऑफ लॉस या फिर थेफ्ट, चोरी होने का डर या फिर खराब होने का डर होता है जो फिजिकल चेक का ट्रांजिट के बीच में। इससे इंश्योरिटी रहती है कि फ्रॉड डिटेक्ट हो जाए, ठीक है, अगर कुछ ऐसा है तो। फिर है कन्वीनियंस, कस्टमर्स क्या डिपॉजिट करेंगे चेक को किसी भी ब्रांच में, और फिर क्या है आगे जाके बैंक क्या करेगा, फिर उसको इलेक्ट्रॉनिकली उसकी इमेज लेगा और फिर सामने सेंड कर देगा। तो इसमें क्या कन्वीनियंस है। रिड्यूस होती है इसमें जो भी डिपेंडेंसी है लोकल बैंक ब्रांचेस में। रिड्यूस कॉस्ट, कह रहे हैं एलिमिनेट होता है इससे जो भी लॉजिस्टिक्स के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, बैंक के, ये क्या है इससे कम हो जाते हैं। ये इंकरेज करता है कि एफिशिएंट बैंकिंग ऑपरेशन हो, जिससे मिनिमाइज हो एरर्स और जो भी डिले हो जाते हैं वो। फिर नेशन वाइड यूनिफॉर्मिटी, कह रही ये इंश्योर करता है कि जो चेक है कोई भी लोकेशन में हो वो प्रोसेस हो एफिशिएंटली, ठीक है। इसमें क्या है, आपको ऐसे नहीं देखना होता है कि हाँ वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा। इसमें कोई स्पेशलाइज्ड वो नहीं होना चाहिए कि नो नीड फॉर स्पेशलाइज्ड आउटस्टेशन चेक प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है। रियल टाइम स्टेटस अपडेट होता है इसका। कस्टमर ट्रैक कर सकते हैं स्टेटस अपने चेक का, क्लियरेंस ऑनलाइन। हेल्प इन बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इससे क्या है, हेल्प होती है हमारी बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट में। इम्प्रूव्ड फ्रॉड प्रिवेंटेशन, कह रहे कि इसमें क्या है, जो चेक इमेजेस हैं, हो सकता है पहले के मतलब जैसे फिजिकल जो चेक होगा उसमें हो सकता है कि कोई लाइक फ्रॉड वगैरह हो जाए। तो इसमें क्या है कि ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है एंड इको फ्रेंडली है। रिड्यूस होता है इसमें जो भी रिलायंस है पेपर और ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। पेपर क्या है, कम इसमें लग रहा है, लग ही नहीं रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है ये, ठीक है। ये सपोर्ट करता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी। तो कंक्लूजन देख लेते हैं हम। तो कह रहे हैं कि जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, ये क्या है, एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, ठीक है, जो क्या है हमारे इंडिया में आया है। इसमें क्या है, जो स्पीड से काम होता है, सिक्योरिटी से काम होता है, एफिशिएंसी से काम होता है, कस्टमर को भी बेनिफिट होता है भाई, फास्टर एक्सेस कर सकता है फंड को, ग्रेटर कन्वीनियंस होती है उसको, और जो रिस्क वाला फैक्टर है वो भी कम होता है। ये जो सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा स्टेप है मॉडर्नाइज वर्ल्ड में, ठीक है, एंड ये इन्हांस करता है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को भी। फिर आपका आया था व्हाट इज ई बैंकिंग। तो ये 5 मार्क्स में आपको बहुत ही बार पूछा गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये अब से दोबारा पूछा जाएगा तो कैसे करना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, और आपका कोई कमेंट होता है, फीडबैक होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पे चाहिए वीडियो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। पर पहले आपको प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या हैं, लिखते हैं टेलीग्राम में या फिर यहाँ पे, पर वो क्वेश्चंस ऑलरेडी हो रखे होते हैं। तो पहले आप प्लेलिस्ट को देखो, वो मैं शेयर कर दूंगी आपके टेलीग्राम में, तो वहाँ 1 बाय 1 देख लो। उसके बाद फिर देख लेना आपके कौन से ऐसे टॉपिक है जो नहीं हुए हैं। इंश्योरेंस का भी देख लेना और बैंकिंग का भी देख लेना, ठीक है। इंश्योरेंस के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिर वो भी, उनकी भी वीडियोस आएंगी, आपको शेयर करना है और लाइक कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं ई बैंकिंग क्या होता है। ई बैंकिंग ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो ई बैंकिंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, इट रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चैनल। कह रहे हैं इसमें आपको बैंकिंग सर्विस ही मिलने वाली है,
ठीक है, पर वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू मिलने वाली है। ये क्या है, अनेबल करता है कस्टमर को कि वो परफॉर्म कर सकते हैं जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं, वो क्या है, मतलब जो उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को, अवेल कर सकते हैं जो भी अदर बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, वो इंटरनेट का यूज़ करके ये सारी चीज़ें क्या है अवेल कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, मोबाइल ऐप्स में हो, ठीक है। और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म विदाउट विजिटिंग अ फिजिकल ब्रांच, कह रहे फिजिकल ब्रांच में विजिट करने से मतलब ज़रूरी नहीं है, आप क्या है इंटरनेट के थ्रू क्या है, मोबाइल ऐप्स के थ्रू क्या है, ये सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। फिर देखते हैं हम इसके फीचर्स क्या होते हैं ई बैंकिंग के। तो सबसे पहला है अकाउंट मैनेजमेंट, कह रहे आप एक्सेस कर सकते हो अपना अकाउंट का बैलेंस कितना है, कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अगर आपको देखनी है, डाउनलोड करनी है आपके अकाउंट की स्टेटमेंट, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ आराम से मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। आप कोई भी ऐप का एग्जांपल ले लो जिससे आप पेमेंट करते हो, तो आप क्या करते हो, अगर आपको अपने अकाउंट का बैलेंस देखना है आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आपको डाउनलोड करनी है समरी, वो भी स्टेटमेंट, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर है फंड ट्रांसफर, कह रहे ट्रांसफर कर सकते हो मनी डोमेस्टिकली भी इंटरनेशनली भी यूज करके सिस्टम NEFT RTGS का। फिर है बिल पेमेंट, पे करते हो आप यूटिलिटी बिल, चाहे वो टैक्स हो, क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ हो ऑनलाइन, ठीक है। अगर आपको अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाना है आप वो भी इन ऐप्स के थ्रू करवा सकते हो, आपको कोई बिल पे करना है वो भी आप इन ऐप्स के थ्रू करवा सकते हो। तो ये क्या है, बेसिकली आपको सर्विसेज ही मिल रही है इलेक्ट्रॉनिकली। फिर है लोन एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, अप्लाई कर सकते हो लोन, व्यू कर सकते हो अपनी EMI को एंड इन्वेस्ट कर सकते हो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में भी, लाइक म्यूचुअल फंड हो गया। फिर है मोबाइल बैंकिंग, परफॉर्म करते हो आप बैंकिंग टास्क मोबाइल ऐप से। डिजिटल पेमेंट, आप क्या है UPI यूज़ कर सकते हो, डिजिटल वॉलेट यूज़ कर सकते हो। कस्टमर सर्विस, यहाँ पे क्या है, आप अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप क्या है वहाँ पे चैट लिख सकते हो, तो वहाँ पे क्या आपको ईमेल आ जाएगी और जो भी आपकी क्वेरी है वो क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो टाइप्स देखे ई बैंकिंग सर्विसेज के, तो सबसे पहला है इंटरनेट बैंकिंग, इसमें आप एक्सेस कर सकते हो बैंकिंग सर्विसेज को बैंक की वेबसाइट से। मोबाइल बैंकिंग, इसमें कंडक्ट कर सकते हो आप ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन कर सकते हो बेसिकली मोबाइल ऐप से। फिर है ATM सर्विसेज, कैश विदड्रॉ कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो ऑटोमेटेड टेलर मशीन से, ATM से। फिर है टेली बैंकिंग, बैंकिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के द्वारा। एंड फिर POS ट्रांजैक्शन, पेमेंट मेड अस डेबिट क्रेडिट कार्ड से होता है जब करते हो आप कहाँ पे, एट पॉइंट ऑफ सेल मशीन में। फिर डिजिटल वॉलेट, ई वॉलेट्स हो गया, ठीक है, जो क्या है आप यूज़ कर सकते हो ट्रांसफ़र करने के लिए फ़ंड। तो एडवांटेजेस देख लेते हैं हम। तो कस्टमर के लिए क्या एडवांटेजेस है भाई बैंकिंग के, तो कन्वीनियंट हो जाता है, आप 24/7 कभी भी कहीं भी खड़े हो आप पेमेंट कर सकते हो, कोई भी चीज़ खरीदनी है आप अपने फ़ोन के यूज़ से उसे कर सकते हो। फिर स्पीड, कह रहे इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र हो जाते हैं, किसी को आपको पे करना है तो इंस्टेंट हो जाता है वो, ठीक है। रियल टाइम अपडेट, आपके मैसेज भी आ जाता है, आपको क्या है आपका रिमेनिंग बैलेंस भी पता लग जाता है। नेक्स्ट है स्पीड हो गया हमारा। फिर है कॉस्ट इफेक्टिव, कह रहे सेव, ये आपका करता है टाइम और रिड्यूस करता है जो ट्रैवल कॉस्ट थी, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास फ़ोन होना चाहिए, आप पेमेंट कर दो, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं कट रहे। बट अगर आपको क्या है बैंक पर जाना पड़ता तो ट्रैवलिंग कॉस्ट, ठीक है, टाइम, ये सब लगता। फिर एक्सेस टू वैरायटी ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, लोन एप्लीकेशन, यूटिलिटी बिल्स पेमेंट, आपको बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे मिल जाती हैं। पर्सनलाइज्ड अलर्ट्स, कह रहे नोटिफिकेशन आती रहती है, आपकी ट्रांजैक्शन का अपडेट आता रहता है, ठीक है। फिर है फॉर बैंक्स, अगर बैंक्स की बात करें तो क्या फ़ायदा है इसका, रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, कह रहे कि लोअर डिपेंडेंसी होगी फिजिकल ब्रांचेस में तो एंड मैनुअल प्रोसेसेस में, एंड इन्हांस्ड कस्टमर रीच, कह रहे इसमें क्या वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाए हैं हम, ठीक है। एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, ऑटोमेशन ने स्पीड अप कर दिया ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को एंड रिड्यूस होते हैं इससे एरर्स। तो कंक्लूजन देख लेते हैं हम इसका, कह रहे ई बैंकिंग है, इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है तरीका बैंकिंग सर्विसेज का, जैसे डिलीवर वो की जाती थी अब वो और तेजी से की जाती है, मोर एफिशिएंट तरीके से की जाती है, कस्टमर फ्रेंडली है। पर इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी है, लाइक सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, एक्सेसिबिलिटी को सब तक रखना, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूस एडवांसमेंट चलती रहती है टेक्नोलॉजी में, सो दैट क्या है हम प्रॉपर इसको देख सकें, एंड रेगुलेटरी मेजर्स क्या है बने हुए हैं, अगर कोई ऐसा कंसर्न होता है तो वो उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। इससे क्या है ई बैंकिंग क्या है मॉडर्न बैंकिंग का बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है। तो होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसमें हमने क्या है जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आपको ये कर ही लेने हैं, फिर पार्ट 2 भी आएगा, वो डिपेंड करता है कि आप इस पे कितनी लाइक करते हो एंड कमेंट करते हो। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, कोई क्वेरी अगर आपको मेरे से पूछनी होती है तो आप टेलीग्राम में ही क्या है उसको पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब से उससे पहले आप ना इंश्योरेंस वाली जो एक प्लेलिस्ट है उसे भी देख लेना, वहाँ भी ना एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में हर एक चीज़ों को समझाया हुआ है, जितने भी मतलब क्वेश्चंस आए हैं 5-15 मार्क्स में, और जो नहीं आए उन पे भी वीडियो बन जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।